Jai Hind everyone, I am Jyoti Chaurasya, your science teacher. Today I am going to explain the next chapter of science, that is respiration. In this chapter we will study about respiration in human, plants and animals. Before studying about respiration we should know what is breathing. Breathing means सांस लेना, यानी कि हम जब हवा को अंदर लेते हैं और हवा को बाहर छोड़ते हैं तो हम सिर्फ हवा में एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, बाहर एक्सहेल कर देते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस में दो प्रोसेस होता है, इनहेल और एक्सहेल करना। इनहेल मीन्स ऑक्सीजन को अंदर लेना और एक्सहेल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। नाउ वी शुड नो व्हाट इज respiration. Respiration is a process by which living things produce energy from food. रिस्पिरेशन यूजुअली नीड्स ऑक्सीजन, यानी रिस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है कि उस प्रोसेस में हम फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं फूड को खाते हैं जिनसे कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस के द्वारा, तो उसे हम रिस्पिरेशन कहते हैं। रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रिस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर बट बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस, यानी कि ब्रीदिंग एक अलग प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस होता है। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के कंडीशन पे रेस्पिरेशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। पहला हमारा है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी, जो फूड हम खाते हैं वो फूड हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उस ग्लूकोज से एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो एनर्जी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिलीज़ होती है, तो उसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन सारे लिविंग थिंग में होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन के टाइम जो ग्लूकोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है उसके साथ साथ। And second topic is the anaerobic respiration. Anaerobic respiration is a process by which energy is released from glucose in the absence of oxygen. यानी anaerobic respiration ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से एनर्जी तो रिलीज होती है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन एब्सेंस होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि ईस्ट कैन रिस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ईस्ट को रिस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की, एयर की ज़रूरत नहीं होती है। एनारोबिक रिस्पिरेशन डज नॉट रिलीज सो मच एनर्जी, यानी कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है। जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है, यानी कि वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पिरेशन करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एनारोब्स भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। जैसे मैंने अभी आपके पहले चैप्टर में बताया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ही रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले नोज़, यानी कि जिसके थ्रू हम एयर को अंदर अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं। नोज़, ट्रैकिया, नेजल पैसेज, लंग्स, ब्रोंकाई, डायफ्राम एक्सेट्रा आर द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ह्यूमंस और जो लैंड एनिमल्स होते हैं, यानी ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स जिनके बैकबोन होते हैं, उनमें रिस्पिरेटरी सिस्टम सिमिलर होता है, लगभग एक जैसा होता है। दिस सिस्टम इंक्लूड पैसेज दैट कनेक्ट द नोज़ एंड माउथ टू द लंग्स, यानी कि एक पाइप होती है, विंड पाइप जिसे हम कहते हैं, जो कि लंग्स और नोज़ से कनेक्ट होती है। So our first organ is the nose and nasal passage. At the top of respiratory system, the nostril act as the air intake organ. यानी सबसे पहले जो हमारे nostril होती है वो air intake organ होती है, यानी कि air को अंदर लेने का काम करती है। Teeny hairs inside the nose filter out dust and other particles. यानी कि nose के अंदर जो छोटे छोटे hairs present होते हैं वो dust dirt को filter करते हैं। air को हम माउथ के थ्रू भी अंदर लेते हैं।
These two opening of the airway, the nasal cavity and the mouth meet at the pharynx, यानी कि जो नोज़ और माउथ यानी जिन दोनों के थ्रू हम एयर को इंटेक करते हैं वो जाकर एक फैरिंग्स पे जाकर मिलते हैं, और थ्रॉट जिसे कहते हैं एट द बैक ऑफ नोज़ एंड माउथ, यानी कि नोज़ और माउथ के पीछे ये होता है pharynx. The pharynx is the part of the digestive system as well as the respiratory system. pharynx जो होता है वो digestive और respiratory system दोनों का part होता है, because it carries both food and air, यानी कि air और food दोनों को carry करता है. At the bottom of pharynx, यानी कि pharynx के जो bottom पर ये जो रास्ता होता है दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक होता है फूड के लिए और दूसरा एयर के लिए. There is a small flap of tissues which cover the air only passes when we swallow, keeping food and liquid form going into the lungs. यानी कि एक टिश्यू होती है फ्लैप यानी कवर की तरह, जिससे कि जो जब हम फूड या फिर लिक्विड किसी लिक्विड को ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो उसको कवर कर देती है, जिससे कि जो फूड और वाटर जो है हमारे लंग्स में ना जाए. नेक्स्ट ऑर्गन इज़ द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. The trachea or windpipe extend downward from the base of larynx. It lies partially in the neck and partially in the chest cavity. यानी कि जो ट्रैकिया होती है जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ये पार्सली नेक में होती है और पार्सली चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती है. At its bottom end, the trachea divided into left and right air tubes called bronchi, which connect to the lungs. यानी कि ट्रैकिया के एंड पर ट्रैकिया जो होती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट और राइट एयर ट्यूब्स में, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, जो कि दोनों लंग्स से कनेक्ट होते हैं. Next organ is the lungs. Within the lungs, the bronchi branch into smaller bronchi and even smaller tubes called bronchioles. यानी कि जो bronchi होती है lungs के अंदर जाकर और भी branches उसके बन जाते हैं, जिसे bronchioles कहते हैं. Bronchioles and in the teeny air sac, यानी जो bronchioles की end होती है उसमें छोटे छोटे air sac होते हैं, जिसे हम alveoli कहते हैं. alveoli में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. alveoli क्या करती है, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करके ब्लड में भेज देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस जिस प्रोसेस से एयर हमारा अंदर आया होता है लंग्स में, उसी प्रोसेस से वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट कर देती है. Our next and important organ of respiratory system is diaphragm. सेपरेटिंग द चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमेन, यानी कि डायफ्राम जो होती है एब्डोमेन को चेस्ट से सेपरेट करती है. द डायफ्राम प्लेज अ लीड रोल इन ब्रीदिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रीदिंग में. जैसे कि व्हेन वी इनहेल द डायफ्राम गोज डाउन. व्हेन वी इनहेल लंग्स बिकम बिग एंड दे पुश डायफ्राम डाउन, यानी कि लंग्स जो होता है वो एयर उसमें फिल होने की वजह से बिग हो जाता है और डायफ्राम को वो नीचे की तरफ पुश करता है. When we exhale, the lungs become small and the diaphragm comes up. यानी कि जब हम एक्सेल करते हैं यानी एयर को बाहर निकालते हैं तो जो लंग्स होता है हमारा स्मॉल हो जाता है और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है. Even wondered what makes your breathing rate fast? यानी कि क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारी ब्रीदिंग रेट यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, फास्ट हो जाती है हमारी ब्रीदिंग रेट. इंटेंसिव वर्कआउट, फास्ट रनिंग और एनी अदर एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व स्ट्रेचिंग द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी इन हायर अमाउंट. यानी कि कोई ऐसा वर्क जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत हो एनर्जी को ऑब्टेन कराने के लिए, तो उस टाइम पे ब्रीदिंग रेट क्या होती है हमारी, ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है. और जब हम रिलैक्स होते हैं, सोए रहते हैं, तो ब्रीदिंग रेट उस टाइम क्या होती है, स्लो होती है. So you have a study about breathing and respiration in humans in this part. In part 2, I will teach you respiration in plants and animal. Thank you.